हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है धर्मवीर भारती द्वारा रचित सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का कथा सार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित लघु उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा में 3 कहानियां हैं। एक जमुना की, दूसरी लीली की और तीसरी सत्ती की। ये तीनों ही कहानियां माणिक मुल्ला के शब्दों में प्रेम कहानियां हैं, जिन्हें माणिक मुल्ला ने 6 दोपहरों में अपने मित्रों को सुनाया है। पहली कहानी का शीर्षक नमक की अदायगी था। सुनने में यह शीर्षक प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा से मिलता जुलता भले ही लगता हो, परंतु विषय की दृष्टि से वह उससे नितांत भिन्न है। माणिक मुल्ला के घर के पास एक कोठी थी, जिसमें एक लड़की रहती थी, जमुना। वह स्वभाव से अत्यंत चंचल और हंसमुख थी। वह और माणिक बचपन से एक साथ बड़े हुए, खेले कूदे थे। माणिक उसे जमुनिया कहकर चिढ़ाते और जमुना जब तब उनके कान उमेटकर और चुटकी काटकर उन्हें परेशान करती थी। धीरे धीरे जमुना बड़ी होती गई। उसे सस्ती प्रेम कहानियां और सिनेमा के गीतों को पढ़ने का शौक था, और ये दोनों ही आवश्यकताएं पूरा करने का दायित्व माणिक का था। जमुना के पड़ोस में ही महेश्वर दलाल रहते थे, जिनके बेटे तन्ना से जमुना की अच्छी मित्रता थी। उनके विवाह की बात भी चली, परंतु दोनों ही एक बिरादरी के होने के बावजूद विवाह बंधन में ना बन सके, क्योंकि तन्ना का गोत्र जमुना की अपेक्षा कुछ नीचा था और जमुना की माँ बेटी को आजीवन घर में रखने को तैयार थी, परंतु नीचे गोत्र वाले परिवार से संबंध बनाने को नहीं। जमुना के पिता बैंक में साधारण क्लर्क थे। बेटी के दहेज के लिए पैसा खर्च करने की हैसियत नहीं थी, इसलिए कहीं उसकी शादी तय ना कर सके। तन्ना के प्रति उसके मन में लगाव था और विवाह की बातचीत टूट जाने से उसका दिल भी टूट गया। उसकी स्कूल की पढ़ाई छूट चुकी थी, पर उसे जब भी अवसर मिलता वह माणिक को दबोच लेती। माणिक को अच्छा भी लगता और इससे परेशानी भी होती। इधर मोहल्ले में कथा कीर्तन की लहर चली। माणिक की भाभी ने सुबह शाम गाय को रोटी खिलाने का नियम बनाया। रात को गाय को रोटी खिलाने की जिम्मेदारी माणिक की थी और गाय जमुना के अहाते में थी। वह रोज जमुना उनसे मिलती, उनसे बातें करना चाहती। माणिक के लिए बेसन के नमकीन पुए लेकर आती। अपने मन का दुख माणिक के समक्ष प्रकट करती। उसी बातचीत में उसने बताया कि उसने तो अपनी माँ को मना लिया था, परंतु महेश्वर दलाल के सम्मुख तन्ना डर जाता है, इसलिए यह संबंध ना हो सका। जमुना ने माणिक से वचन लिया कि वह प्रति रात इसी प्रकार
उससे मिलने आया करेगा, क्योंकि उसने जमुना का नमक खाया है और जो नमक का कर्ज अदा नहीं करता उसे पाप लगता है। माणिक को उसकी बात माननी पड़ी। दूसरी दोपहर की कहानी भी जमुना से ही संबंधित है, जिसका नाम है घोड़े की नाल। इस कहानी में जमुना के विवाह और वैवाहिक जीवन के प्रसंग है। जब दहेज के अभाव में उच्च गोत्र के किसी युवक से जमुना का विवाह नहीं हो पाया तो उसकी मां ने पूजा पाठ का सहारा लिया और पिता दहेज जुटाने की चिंता में बैंक में ओवरटाइम करने लगे। तभी दूर की एक रिश्तेदार रामो बीबी आई और जमुना से अपने भतीजे के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसकी 2 पत्नियां पहले ही मर चुकी थी, परंतु खानदान नामी था। घर में धन संपत्ति बहुत थी। माता पिता इस विवाह के लिए तैयार हो गए और जमुना को भी रोते धोते उस तेहाजू बूढ़े से विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद जब वह मायके आई तो बहुत खुश लग रही थी, जेवरों से लदी थी। बूढ़ा पिता उसकी खुशामद करते नहीं थकता था। तभी पता लगा कि पिता के बैंक के हिसाब में 122 रुपए 13 आने की गड़बड़ है। यदि तुरंत पैसा जमा ना किया तो जेल जाना पड़ सकता है। जमुना ने पास में रुपए होते हुए भी ना होने का बहाना किया और अगले ही दिन ससुराल वापस चली गई। काफी समय तक जमुना के कोई संतान ना हुई तो व्रत अनुष्ठान का सहारा लिया। गंगा नहाकर चंडी देवी पर फूल चढ़ाए और ब्राह्मणों को दान किया। अपनी अवस्थ और बीमारी के कारण पति साथ नहीं जा सकते, सो तांगे वाले की सहायता ली। तांगे वाले ने एक और उपाय सुझाया कि जिस घोड़े के माथे पर सफेद तिल हो, उसके बाएं पैर की घिसी हुई नाल की अंगूठी चंद्र ग्रहण के समय पहनने से मनोकामना पूरी होती है। घोड़ा अपना ही था, नाल बना ली और चंद्र ग्रहण 2-3 दिन बाद ही था। सो तांगे वाला रामधन सुबह पूजा के बहाने जमुना को तांगे में ले जाता और नाल घिसने के लिए लंबा चक्कर लगाता। नाल घिस गई, उसकी अंगूठी बनवाकर पहनी गई। शीघ्र ही जमुना ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु शीघ्र ही उसके पति चल बसे। कुछ दिन रोने धोने के बाद जमुना ने अपना घर बार संभाला और कोठी में ही एक कोठरी रामधन को भी दे दी। एक बार माणिक को रामधन मिला तो उसके ठाट बाट देखकर वह चकित रह गया। स्पष्ट था कि जमुना के पति की मृत्यु के बाद अब सारी संपत्ति रामधन की थी। तीसरी दोपहर की कहानी में तन्ना की कहानी है। वही तन्ना जिसका जिक्र जमुना के प्रसंग में हो चुका था। इस कहानी का लेखक ने कोई शीर्षक नहीं दिया, परंतु कहानी आरंभ करने से पूर्व गर्मी की दोपहर की उमस का वर्णन किया है, जो तन्ना के जीवन में व्याप्त उमस की भूमिका है। तन्ना की मां उसके बचपन में ही चल बसी थी। उसकी 3 बहनें थीं, जिनमें मंझली बहन के पैर बचपन में ही खराब हो गए थे। पिता महेसर दलाल रंगीन मिजाज और गुस्सेल वाले व्यक्ति थे। पत्नी की मृत्यु के बाद किसी सुशील कन्या से विवाह करना चाहते थे, पर हो ना सका। अतः बच्चों के
पालन पोषण के बहाने एक औरत को घर में ले आए। उसने आते ही सारे घर को अपने नियंत्रण में ले लिया। बड़ी बहन घर का काम करती, छोटी बहन बाजार का। तन्ना स्कूल जाने से पहले और आने के बाद भोजन बनाने के लिए लकड़ी चीरते, फर्श धोते या पानी लाते। वह औरत जिसे बच्चे बुआ कहते, वह साज श्रृंगार में व्यस्त रहती। बच्चों के खाने पीने की चिंता उसे नहीं थी। वह उन्हें ताने और गालियां देती। उनकी शिकायत महेसर दलाल से करती और बदले में तन्ना को अपने पिता से गालियां और मार खानी पड़ती। जमुना के परिवार को तन्ना से सहानुभूति थी। पूजा पाठ के क्रम में वह प्रायः उन्हें भोजन कराती, परंतु बुआ का आदेश था कि वह पूड़ियां बचाकर घर ले आए। इसी प्रकार तन्ना और जमुना के बीच पहले सहानुभूति फिर अनुराग बढ़ा, परंतु जैसा कि पहले भी कहा गया, दोनों का विवाह न हो सका। तन्ना ने जमुना के घर जमाई बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। जमुना का विवाह बूढ़े धनिक से हुआ और तन्ना का विवाह एक धनी की बेटी से। महेसर दलाल का भी देहांत हो गया। पिता ने उन्हें रेलवे में नौकरी दिला दी थी। घर की जिम्मेदारियां और खर्चों को पूरा करने में तन्ना समक्ष नहीं थी। पत्नी घर छोड़कर चली गई। इन सब परिस्थितियों से जूझते हुए तन्ना बीमार रहने लगा। इस बीमारी में ड्यूटी करते हुए वह चलती रेलगाड़ी से गिर पड़े और उनके दोनों पांव कट गए थे। चौथी दोपहर की कहानी मालवा की युवरानी देवसेना अर्थात लिली की कहानी है। यह लिली वही लड़की है जिसका विवाह तन्ना से हुआ था। लिली और माणिक परस्पर प्रेम करते थे। किसी और से विवाह करने और माणिक से बिछुड़ने की कल्पना मात्र से लिली व्याकुल थी। माणिक ने उसे समझाने का यत्न किया कि प्रेम प्रेमास्पद को पूर्णता देता है, प्रकाश और बल देता है, किसी को बांधता नहीं। लिली और माणिक का प्रेम भी ऐसा ही पवित्र है। उसे व्याकुल होने रोने की आवश्यकता नहीं। स्वयं को संभाल कर परिस्थितियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। उसकी सहेली कम्मो ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि से उसे समझाने का प्रयास किया कि समाज में सभी लड़कियां ब्याह कर ससुराल जाती है। लिली के साथ यह कोई नई बात नहीं है, इसलिए उसका उदास होना या रोना व्यर्थ है। फिर दोनों सहेलियां घूमने लगी। अमरूदों, हरी घास, बीर, बहुटियों के बीच घूमती रही। माणिक और कम्मो के समझाने और प्रकृति के सानिध्य से उसमें ताजगी आई। उसने खुशी खुशी नए विवाह संबंध को स्वीकार कर लिया। जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में देवसेना ने चिर विरह को स्वीकार किया था, वैसे ही लिली ने भी चिर विरह को अंगीकार किया। पांचवी दोपहर की कहानी का शीर्षक है काले बेटू का चाकू। इसमें सत्ती नाम की लड़की की कहानी है। माणिक मुल्ला आरंभ में ही यह स्पष्ट कर देते हैं कि सत्ती की यह कहानी पिछली दोनों कहानियों और उनकी नायिकाओं से भिन्न है, लेकिन वह बिल्कुल दूसरी धातु की थी।
जमुना से भी अलग और लिली से भी अलग। बड़ी विचित्र है उसकी कहानी भी। सती का परिचय माणिक मुल्ला ने तेज तरार किंतु सहज स्वभाव वाली लड़की के रूप में दिया है, जो अपनी चाल ढाल, बातों और स्वभाव से किसी को भी आकृष्ट कर लेती थी। परंतु उसकी प्रतिष्ठा आत्मसम्मानी लड़की के रूप में थी, जो कमर में बंधे काले बैंड के चाकू से किसी भी कुदृष्टि का सामना कर सकती थी। वह चमन ठाकुर नाम के एक व्यक्ति के साथ रहती थी, जिसे वह चाचा कहती थी। चमन ठाकुर पलटन में भर्ती होकर बलूचिस्तान गया था, जहां 3-4 वर्ष की अनाथ लड़की उसे मिली थी। चमन ठाकुर का एक हाथ कट गया था और उसे पेंशन मिलती थी। सत्ती साबुन बनाने, काटने और बेचने का काम कर अपना और चाचा का पेट पालती थी। माणिक से सत्ती की भेंट ग्राहकों के हिसाब किताब जुटाने के सिलसिले में हुई थी। दोनों के बीच मित्रता हुई। सत्ती माणिक पर भरोसा करने लगे। माणिक भी उसके प्रति आकृष्ट और अनुराग अनुभव करने लगे। सत्ती का व्यक्तित्व उन्हें नया उत्साह देने वाला था। सत्ती माणिक को पढ़ाई में मन लगाने को कहती, जिसमें उन्हें बड़े लाट के दफ्तर में नौकरी मिल सके। कुछ दिनों से माणिक सत्ती के व्यवहार में कटुता और चिड़चिड़ापन अनुभव कर रहे थे। पता लगा कि चमन ठाकुर सत्ती के सौंदर्य और युवावस्था का लाभ उठाना चाहते हैं। माणिक के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के समाचार से वह उत्साहित थी और उन्हें आगे पढ़ने के लिए सहायता देने को तैयार थी। उसने माणिक को बताया कि महेश्वर दलाल सोने के पानी चढ़े नकली गहने और रुपए चमन ठाकुर को देकर सत्ती को खरीदना और विवाह करना चाहता है, और सत्ती को इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उसने माणिक को भी वहां आने से मना किया। उसने बताया कि उसे माणिक और अपने चाकू दोनों पर पूरा भरोसा है। माणिक के भाई भाभी को जब यह सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने ऊंचे खानदान और अपने स्नेह का वास्ता देकर समझाया कि इन छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। माणिक की समझ में बात आ गई। सत्ती ने कई बार उनसे मिलने का प्रयत्न किया, पर वह नहीं मिले। माणिक आगे पढ़ना चाहते थे और भाई भाभी की इच्छा थी कि वह अब नौकरी करे। इस विषय पर हुई चकचक से परेशान होकर माणिक किसी बाग में जाकर बैठ गए। तभी सत्ती ने वहां आकर बताया कि महेश्वर दलाल ने चमन ठाकुर को 500 रुपए देकर उसे खरीद लिया है, परंतु माणिक ने ना कोई सहानुभूति दिखाई, ना कोई रास्ता सुझाया और ना ही किसी सहायता का आश्वासन दिया। फिर एक बार जब वह उन्हीं के भरोसे अपना चाकू, गहने और रुपए लेकर आ गई, तो माणिक ने उसकी सहायता करना तो दूर, उसे तब तक रोके रखा जब तक कि चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल ना आ गए। अगली सुबह चमन ठाकुर और सत्ती दोनों गायब थे। लोगों का कहना था कि चमन ठाकुर और मसेहर ने मिलकर उसका गला घोट दिया। छठी दोपहर में कोई कहानी नहीं है।
सत्ती की कहानी और उसकी मृत्यु की प्रतिक्रिया है। लेखक का कहना है कि सत्ती की मृत्यु से माणिक इतने प्रभावित हुए कि उनकी रचनाओं में मृत्यु की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ने लगी। भाई भाभी के तबादले के कारण बाहर चले जाने पर अकेले घर में उन्हें डर लगता था। वह स्वयं को सत्ती की मृत्यु के लिए उत्तरदायी मानने लगे थे। उन्हें सुनसान पीतल की छाव, पुराने मरघट, टीले आदि अच्छे लगने लगे। उनका समय चाय घरों में बीतने लगा। स्वास्थ्य गिर गया, स्वभाव असामाजिक हो गया। सुख दुख, शत्रु मित्र से उदासीन हो वह अंतर्मुखी हो गए। जीवन के किसी भी प्रश्न से अत्यधिक महत्वपूर्ण उनके लिए प्रेम था। अपने अतिरिक्त अन्य सभी को अत्यंत साधारण और हीन मानने लगे। अहंकार बढ़ने लगा। इस मानसिकता की कब्र से बचने के लिए तीखे वचन बोलने और चौंकाने वाले काम करते। एक दिन किसी चाय घर से निकलते हुए उन्होंने एक नए भिखारी को देखा। लकड़ी की एक गाड़ी में हाथ कटा चमन ठाकुर था। उस गाड़ी को खींचती सत्ती भीख मांग रही थी। उसकी गोद में बिनकता सा बच्चा था। माणिक को देखते ही वह चौंक गई। कमर से चाकू निकालना चाहा, पर वह ना था। क्रोध और घृणा से उसे देखती हुई वह वहां से चली गई। सत्ती को जीवित पाकर और यह देखकर कि वह बाल बच्चों सहित प्रसन्न है, माणिक की निराशा दूर हो गई। तन्ना की मृत्यु से जो जगह रेलवे में खाली हुई थी, वही नौकरी उसे मिल गई और वह सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। सातवीं दोपहर में कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि उस सभी कहानियों का निष्कर्ष है। इन सभी कहानियों को प्रेम कहानियां भले ही कहा गया है, परंतु ये सब प्रेम कहानियां ना होकर निम्न मध्य वर्ग की जीवन गाथाएं हैं। इस वर्ग के जीवन में इतने संघर्ष, इतनी कटुता, इतनी लाचारी और इतने समझौते हैं, परंतु इतने घने अंधेरे के बीच कहीं एक झिलमिलाती रोशनी भी है, जो आगे बढ़ने, लक्ष्य को प्राप्त करने, विघ्न बाधाओं से लड़ने और व्यवस्था को बदलने का साहस प्रदान करती है। यह साहस, उत्साह और आशा ही सूरज का 7वां घोड़ा है। सूरज के रथ के 7 घोड़ों में से 6 घोड़े तो इन परिस्थितियों में शत विशक्त हो गए हैं। रथ को आगे खींचने में असक्षम है। यह 7वां घोड़ा ही भविष्य का घोड़ा है। जमुना, लीली और सत्ती के बच्चों को यह घोड़ा जीवन के इस रथ को सुखद भविष्य की ओर ले जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना धर्मवीर भारती द्वारा रचित सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास का कथा सार। अगर हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।